हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल अबाउट एसएससी एंड आरआरबी एक्सप्रेस। इस वीडियो में मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगी कि एसएससी सीजीएल 2020 जो कि 29 मई से शुरू होगा, उसके लिए आप लोगों को किस तरीके से प्रिपेयर करना है। ऑल्दो आई बिलीव कि आप लोगों ने आपकी जो तैयारी है वो एकदम फुल फ्लेजेडली फुल स्विंग में चल रही होगी, लेकिन फिर भी वी स्टिल हैव अ लॉट मोर टू गो। काफ़ी सारा टाइम है, 4 मंथ्स है हमारे पास में। सो इस वीडियो में मैं आपके साथ में पूरा डिस्कस करूंगी कि इस 4 मंथ में आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या आपका स्टडी प्लान होना चाहिए। एंड ट्रस्ट मी, बाय द एंड ऑफ द वीडियो आप लोगों को डेफिनेटली ये फील होगा कि ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल था। सो बिना देरी करे हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, तो ये आपका एग्जाम पैटर्न है विच आई एम वेरी श्योर कि आप सभी लोगों को पता होगा। हमारे पास में यहाँ पर 4 सेक्शन है: रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, देन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। ये सारे ही सेक्शन के आप लोगों को मिलेंगे 25 क्वेश्चंस और हर क्वेश्चन यहाँ पर होता है 2 मार्क्स का। सो ये आपका हो जाएगा टोटल 50 मार्क्स का ईच सेक्शन। ठीक है, अगर हम इन चारों को ऐड कर दें तो 200 मार्क्स का पेपर है। और वहीं आप लोगों का जो पॉजिटिव है वो रहता है +2 और नेगेटिव रहता है -0.5। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि आप लोगों को हर क्वेश्चन पे यहाँ पे नेगेटिव मार्क मिलेगा यदि आप उसे गलत करते हो। कॉम्पोजिट टाइम है, यहाँ पे सेक्शनल टाइम नहीं होता बैंकिंग एग्जाम्स की तरह। 1 आवर का कॉम्पोजिट टाइम रहता है और हमें 100 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, आगे देखते हैं। ओके, सो अब हम डिस्कस करेंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथ्स का सेक्शन विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 50 मार्क्स आपके होते हैं इसमें प्रीलिम से और 200 मार्क्स होते हैं मेन से, यानी कि 250 मार्क्स सिर्फ आपके मैथ्स जो है वो कैरी करता है, विच मेक्स इट अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो यहाँ पर आप देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं आपसे डिस्कस करूंगी। स्टडी 2 टॉपिक्स ऑफ मैथ साइमल्टेनियसली, ये बहुत जरूरी है। आने वाले जो 4 मंथ्स हैं आप लोग ये कोशिश करिए कि जो लास्ट का 1 मंथ है वो सिर्फ आपका रिवीजन और मॉक्स के लिए रहेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए रहेगा, और बाकी के जो 3 मंथ्स हैं उनमें आपको अपना सिलेबस जो है वो कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर यदि आप सिर्फ एक एक टॉपिक लेकर पढ़ोगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा सिलेबस कंप्लीट करना। इसीलिए मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आप 2 टॉपिक्स मैथ्स के साथ में पढ़ो। एक आप ले लो अर्थमेटिक से जो कि इजी रहते हैं कंपैरेटिवली, और यहाँ पे आपके जो पढ़ने की चीजें हैं वो भी कम रहती हैं, तो ये जल्दी आपके कंप्लीट हो जाएंगे। लगभग 15 टॉपिक्स हैं हमारे पास अर्थमेटिक से, और वहीं एडवांस से 4 से 5 टॉपिक्स हैं, जैसे आपका ट्रिग्नोमेट्री है, मेंसुरेशन हो गया, ज्योमेट्री, ये सब आपके अलजेब्रा, ये सब एडवांस के टॉपिक्स हैं जो कि काफी बड़े हैं। अगर आप सिर्फ ज्योमेट्री को ही अच्छे से पढ़ने बैठ जाओगे तो आपको लगभग 1 से 1.5 महीना लग सकता है। अभी हमारे पास ऑब्वियसली इतना टाइम नहीं है, तो आप लोगों को कंसाइज में करके इन सारी चीजों को जल्दी जल्दी खत्म करना है। ओके, सो इसीलिए आप लोग 2 टॉपिक साथ में पढ़ो। लेट्स से आपने अर्थमेटिक से ले लिया सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, और यहाँ से एडवांस से आपने ले लिया ट्रिग्नोमेट्री, तो ये आपको दोनों ही टॉपिक्स एक दिन में पढ़ने हैं। फिर भले ही आप यहाँ पर 2 आवर्स दो और यहाँ पे 3 आवर्स दो, इस तरीके से मैनेज करना। अब चूंकि हमारे पास में टाइम कम है इसलिए आपके स्टडी आवर्स भी हैं वो ज्यादा होंगे। इस टाइम पे अगर आप पढ़ोगे तो आप एक चीज सोचो, एसएससी का जो ओवरऑल प्रोसेस है वो बहुत लंबा चलता है। अगर आप 2020 का जो सीजीएल दोगे जो कि आपका मई या जून 2021 में होगा, उसका जो कंप्लीट प्रोसेस है, प्रीलिम्स, मेंस, फिर आपका होता है टायर 3 जो होता है डिस्क्रिप्टिव पेपर, उसके बाद सीपीटी और डीवी, इतनी सारी चीजें जो होती हैं, फिर आपके फाइनल ज्वाइनिंग, पोस्टिंग, जो सब भी आता है, ये पूरा प्रोसेस अकेला 2-3 साल का है। तो अगर आप यहाँ पर अच्छे से नहीं पढ़ोगे आने वाले 3 से 4 मंथ्स में, तो आप लोगों को वो 2-3 साल अगले वाले सीजीएल के लिए निकालने पड़ेंगे। सो इसीलिए मैं ये बोलूंगी कि अब जो भी टाइम आपके पास में रिमेनिंग है, जस्ट उसमें आप जितना भी मेहनत कर सकते हो वो करो, एंड डोंट वेट कि आप अगले साल के एसएससी में दोगे। ओके, सो अपना बेस्ट देने की यहाँ पर कोशिश करिए। इसीलिए आपको अपने जो वर्क आवर्स हैं, अपने जो टाइम जो है आप लोग ओवरऑल डेडिकेट करोगे, स्टडी आवर्स है नॉट वर्क आवर्स, वो आप लोग ज्यादा से ज्यादा देने की कोशिश करो, सो दैट एटलीस्ट आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर सको। ओके, नाउ डोंट गो फॉर वेरी हाई लेवल क्वेश्चंस। ये वाली जो गलती है ये बहुत से लोग करते हैं। क्या होता है, आप कोई भी बुक उठाओगे उसमें लेवल 1 के क्वेश्चंस होते हैं, फिर लेवल 2 के क्वेश्चन, लेवल 3 के क्वेश्चंस। तो अगर हम अभी सिर्फ प्रीलिम्स के लिए देख रहे हैं, स्पेशली अगर आप बिगनर हो, तो आपकी कोशिश प्रीलिम्स में ये होनी चाहिए कि 170 या 180 प्लस आप लेकर हो, तो आपका जो फाइनल सिलेक्शन है वो कहीं ना कहीं आप इंश्योर कर सकते हो। ओके, अब कट ऑफ पे मत जाना कि अगर कट ऑफ 147 या 148 है और आपके बॉर्डर पे लेट्स से 155 मार्क्स भी आ गए,
और आप यूआर कैटेगरी से हो तो सिलेक्शन फाइनल होना बहुत ज्यादा मुश्किल है। लेट मी बी वेरी स्ट्रेट। सो इसलिए आपको टारगेट करना है एटलीस्ट 170 प्लस, जिससे कि आपके कोई ना कोई चांसेस बने कि आपको फाइनल पोस्ट कोई सी ना कोई सी मिल पाए। सो अब यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि प्रीलिम्स की अगर हम बात करें स्पेसिफिकली तो लेवल 1 के क्वेश्चन, लेवल 2 और लेवल 3 में जनरली काफी हाई लेवल क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपके शायद मेंस के लिए इंपॉर्टेंस रखें। प्रीलिम्स में इतने टफ क्वेश्चंस नहीं आते, और यदि आते भी हैं, अगर आ भी जाता है गलती से एक आधा क्वेश्चन इस प्रकार का इतना टफ, तो अगर आप नहीं भी करोगे तो चल जाएगा, क्योंकि उतने टाइम में आप बाकी के दूसरे क्वेश्चंस कर लोगे। यहाँ पे सिर्फ 60 मिनट्स हैं, 100 क्वेश्चंस हैं। तो इसीलिए मैं ये बोलूंगी कि अभी के लिए आप लोग जो बहुत ज्यादा हाई लेवल के क्वेश्चंस हैं उनको अटेम्प्ट मत करो। आप सिर्फ जो इजी और मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस हैं उन पे अपनी पकड़ अच्छे से बनाओ। ओके, नाउ मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ स्लाइटली डिफिकल्ट टॉपिक्स। जो टॉपिक्स थोड़े से टफ है, टफ एज इन अगर आप उनके नोट्स नहीं बनाओगे तो आपको आगे चल के प्रॉब्लम आ जाएगी। अगर प्रॉफिट एंड लॉस है उसके आप नोट्स ना भी बनाओ, सो दैट वोंट मैटर अ लॉट, क्योंकि वो स्लाइटली इजी टॉपिक है, उसमें सिर्फ आप इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स भी लिख लो तो आपका काम चल जाएगा। लेकिन जैसे टॉपिक हो गया मेंसुरेशन, 3D ज्योमेट्री, यहाँ के अगर आपने नोट्स नहीं बनाए तो आपको प्रॉब्लम कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक फोटो लिया है अपने ही नोट्स का, ये पिरामिड नाम के चैप्टर से है। सो यहाँ पर इतना क्लियरली तो नहीं दिख रहा, पर मैं ये दिखाना चाह रही हूँ कि एटलीस्ट ये वाले जो नोट्स हैं प्रॉपर डायग्राम के संग, हाइट कौन सी है, स्लैंट हाइट, स्लैंट एज, ये सब कौन से है, ये सब आप लोग अभी से बना के रख लो। फिर अगर ये खुलता है, ट्रायंगुलर बेस है तो किस तरीके से दिखता है, तो ये आपको आगे चल के भी काम आएंगे। ज्यादा टफ लेवल के क्वेश्चन आप इनमें मत करना, वो सिर्फ आपके मेन्स के लिए जरूरी होंगे अभी। लेकिन आपको बेसिक बेसिक फिगर्स वाले क्वेश्चन तो सही से लिख लेना। उसी तरीके से ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, अलजेब्रा में काफी सारे फॉर्मूला है, तो वो आप लोग अलग से लिख के रख लेना। मेक सेपरेट नोट्स ऑफ दैट। एक अलग से छोटी सी कॉपी ले लेना 10-20 रुपए की, तो वहां पर आप ये सारे नोट्स एक साथ में लिख लेना, क्योंकि एग्जाम टाइम पे आप पूरे नोट्स तो रिवाइज नहीं कर पाओगे, सिर्फ फॉर्मूला वगैरह देख के जा सकते हो। नाउ फोकस मोर ऑन कैलकुलेशन पार्ट। अभी आप देखिए, अगर आप लोग 2019 का भी जो मेंस हुआ है उसमें जो 15 और 16 तारीख के पेपर हैं वो डिफिकल्ट क्यों हो गए, जबकि 18th का इतना डिफिकल्ट नहीं था। ऑब्वियसली दैट वाज द इजीएस्ट वन। सो 15th और 16th में आप देखो तो कैलकुलेशन बहुत सारी थी क्वेश्चंस में। कई जगह क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट था वो बहुत ही बेसिक था, लेकिन उसमें जो कैलकुलेशन थी वो काफी टफ दे दी, इसी वजह से आंसर्स निकालने में काफी टाइम लग गया। तो इसीलिए आपको कैलकुलेशन पार्ट जो है इसको स्ट्रॉन्ग करना है। इसके लिए आपको ज्यादा कुछ अलग से मत करिए, बस डेली 15 to 20 मिनट्स आप लोग अपने हिसाब से ही कुछ भी लिख लो। मल्टीप्लाई, ये लिखा मैंने 128 into 26, तो इसको आप लोग अप्रोक्सीमेशन से करो कि 130 into 25 करोगे तो कैसे होता है। तो मतलब कुछ ना कुछ जब आप खुद से प्रैक्टिस करोगे तो यूल गेट योर ओन ट्रिक्स एंड टिप्स ऑल्सो। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है कि कैलकुलेशन पे फोकस ज्यादा से ज्यादा करना है। ओके, नाउ प्रैक्टिस मोर सो दैट यू हैव गुड स्पीड। अब यहाँ पर आप लोगों के पास में 60 मिनट्स में 100 क्वेश्चंस करने हैं, जिसमें अगर आप देखो 2019 के जो प्रीलिम्स के एग्जाम्स हुए थे उसमें रीजनिंग भी थोड़ा सा कुछ शिफ्ट्स में ट्रिकी था। यानी कि पहले जो रीजनिंग होती थी एसएससी की कि आप 25 में से 25 करते थे, अब वो उतनी इजी नहीं रही है। ये भी आपकी टाइम टेकिंग है, और ये मैंने खुद पेपर दिया है, मैं उसके बेसिस पे आपसे कह रही हूँ कि अब जो रीजनिंग है वो इतनी ज्यादा इजी नहीं होती है, तो आपको वहां पर भी टाइम लगेगा, प्लस आपको मैथ्स में भी टाइम लग सकता है। इनफैक्ट जो 4 मार्च या फिर 5 मार्च में से किसी एक शिफ्ट में मैथ्स के क्वेश्चंस टफ आ गए, अब आप सिर्फ अगर मैथ्स के बेसिस पे ही बैठे रहोगे कि ठीक है मेरा ये अच्छा है मैं तो यहाँ 50 कर लूंगा, तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए आपको जो भी टॉपिक है, चाहे आपका रीजनिंग है चाहे मैथ्स है, स्पेशली इन दोनों को आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है, क्योंकि आपकी स्पीड अच्छी हो जाए। जियो और इंग्लिश में इतना टाइम नहीं लगता, तो वहां पे आपको स्पीड का इशू नहीं होगा। लेकिन अगर आपको पूरे 100 क्वेश्चंस, एटलीस्ट आप 100 के 100 क्वेश्चंस देख सको, उनको अटेम्प्ट कर सको, भले ही नहीं आ रहे वो बात अलग है, लेकिन आपको टाइम तो मिले कम से कम 15-20 सेकंड उस क्वेश्चन को देखने का, और ये तब हो पाएगा जब आप प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करोगे। ओके, नाउ सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। मैं ये बोलूंगी अगर आप लोग पहले से ही तैयारी कर रहे हो, आपने 18 या 19 का पेपर भी दिया है, तो आपको इतनी सारी चीजें तो ऑब्वियसली नहीं करनी पड़ेंगी, क्योंकि आपकी सारी चीजें कंप्लीट रही होंगी। लेकिन आप क्या करो कि आपके जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं, स्पेशली 17, 18 और 19 के जितने भी पेपर हैं, यदि वो 40-50 सेट जितने भी सेट्स में हैं आपके पास में, वो सारे सेट्स आप सॉल्व करो। और ये आपको इजीली इंटरनेट पे बहुत सारी वेबसाइट्स पे मिल जाएंगे। जितने भी सेट्स हैं, आई डोंट नो द नंबर,
बट वो सारे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं। एटलीस्ट वहां पर आपको कोई भी चीज ऐसी नहीं होनी चाहिए जो नहीं आती है बाय द एंड ऑफ ऑल द क्वेश्चन पेपर्स, क्योंकि आगे भी जो पेपर आएंगे वो उन्हीं बेसिस पे रहते हैं। प्रीलिम्स में ज्यादा नए कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, तो आप लोग CHSL के थोड़े टफ क्वेश्चंस हो गए, उसके बाद CGL हो गया, CGL के प्रीवियस ईयर, CPO के, ये सब आप कर सकते हो। इसके अलावा बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स आपको मिल जाएंगे, आप सिंपली टाइप कर देना CGL टफ क्वेश्चंस 2019 प्रीलिम्स, तो ऑटोमेटिकली जो भी आपको वीडियोस मिलते हैं वो आप लोग कर लेना, तो यहाँ से भी आप इजीली कर सकते हो। ओके, आगे देखते हैं। ओके, सो अब हम बात करेंगे इंग्लिश के सेक्शन की। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों को मिला के ये 250 मार्क्स कैरी करता है, तो इसको आप लोग बिल्कुल भी लाइटली नहीं ले सकते हो। ओके, और इंग्लिश का एक सबसे सही बात यह है कि SSC में काफी इजी आती है, तो अगर आप इस पे थोड़ी मेहनत करोगे तो आपको यहाँ पे ज्यादा अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा एज कम्पेयर टू मैथ्स, क्योंकि मैथ्स थोड़ा टफ रहता है, तो वहां पे आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और हो सकता है उस हिसाब से आपको रिजल्ट ना मिले। ओके, सो यहाँ पर हम देखते हैं इंग्लिश को हम लोग ब्रॉडली 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, वोकेब, ग्रामर एंड रीडिंग। वोकेब से स्टार्ट करेंगे, ये एक तरीके से रोट लर्निंग है, यानी कि आपको कहीं ना कहीं रटना है, यहाँ पे ज्यादा कुछ समझने का होता नहीं है। इन दोनों बुक्स में से आप कोई सी भी बुक ले सकते हो, दिस इज। और अगर आप नीतू सिंह मैम की बुक लेते हो, जो कि मुझे पर्सनली ज्यादा रेलेवेंट लगती है SSC पॉइंट ऑफ व्यू से, सो ये ज्यादा अच्छी है। ये वाली भी लेते हो तो भी बढ़िया है, दोनों ही बुक्स अच्छी हैं, बट ये मत करना कि 2-3 बुक्स आप ले लो, क्योंकि सब में मोर और लेस सेम ही चीजें रहती हैं। अब नीतू सिंह मैम की जो बुक है, इसमें आपको वोकेब और ग्रामर दोनों ही पूरा अच्छी तरीके से SSC के पॉइंट ऑफ व्यू से कवर हो जाएगा। सो यहाँ पर आप लोगों को जो मॉर्निंग का टाइम है वो मेरे हिसाब से बेस्ट रहता है कुछ भी चीज याद करने के लिए, क्योंकि आपका माइंड जो है वो फ्रेश रहता है, चीजों को जल्दी मेमोराइज कर पाता है, और आपका जो रिटेंशन भी है वो ज्यादा लॉन्ग ड्यूरेशन तक रहता है। और इंग्लिश में स्पेशली वोकेब में आप लोगों को रटना ही है एक तरीके से चीजों को। सो आप लोग ऐसा कर सकते हो कि डेली 10 एंटोनिम्स कर लिए, 10 सिनोनिम्स कर लिए, या फिर 15 कर लिए, आपकी जिस तरीके की कैपेबिलिटी है। अगर आप हिंदी मीडियम से हो, ज्यादा स्ट्रांग नहीं है आपकी इंग्लिश, तो आप 10 से स्टार्ट करो और धीरे धीरे जाके उसको आगे बढ़ा देना। लेकिन यदि आप इंग्लिश मीडियम से हो, अच्छी इंग्लिश है, तो हो सकता है इसमें जैसे एक पेज में लेट्स से 50 वर्ड्स है, तो हो सकता है आपने 25 वर्ड्स तो पहले से ही स्कूल या कॉलेज में पढ़ रखे होंगे, तो इतनी आपको मुश्किल नहीं होगी। ओके, लेकिन ये कोशिश करना कि आप जो भी वर्ड पढ़ो उसको रटने की कोशिश करने की जगह उसको थोड़ा समझना भी, वर्ड को समझना कैसे, कि आपको पता होना चाहिए कि लेट्स से ग्रोटेस्क वर्ड है, इसका जो भी मीनिंग वहां पे दिया हो, उसके अलावा भी आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये पॉजिटिव वर्ड है या ये नेगेटिव वर्ड है, किस वे में इसको यूज किया जाता है। तो अगर आपको एज इट इज वो ऑप्शन नहीं मिला जो इस बुक में था, तो एटलीस्ट आप वहां पे ऑप्शंस को एलिमिनेट करके मार्क कर सकते हो। ओके, सिमिलरली वन वर्ड काफी इजी होते हैं, आप इसी बुक में आपको वन वर्ड भी मिल जाएंगे। ठीक है, बाद में कुछ प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस भी हैं, तो उसमें भी आपके ज्यादातर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही हैं, तो वो भी काफी अच्छी दी हुई हैं। देन इडियम्स भी आप लोगों को डेली करने हैं, क्योंकि प्रीलिम्स मेंस दोनों में ही आते हैं, प्लस थोड़ा बहुत आप फ्रेजेस भी देखना, फ्रेजेस थोड़ा टफ रहता है प्रीलिम्स में, तो शायद ही आपसे पूछा जाए, तो आप उसको भले ही मेंस के लिए छोड़ देना, लेकिन फिर भी अगर आप 2-2, 3-3 फ्रेजेस कर लो तो इट विल बी फाइन। इसके अलावा आपको स्पेलिंग्स अलग से करने की कोई जरूरत नहीं है। आप जो बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है वो पूरे रूल्स वगैरह लिखते हैं उनके, वो इतना आप याद करोगे, रूल्स को समझोगे, तो वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। उससे बेटर ये है कि जब आप वोकेब पढ़ो, एंटोनिम्स पढ़ो, सिनोनिम्स पढ़ो, वन वर्ड पढ़ो, उस समय स्पेलिंग्स ध्यान से उसी समय आप उसको याद करने की कोशिश करो। इसके अलावा एक चीज ये होती है कि यदि आपका प्रोनाउंसिएशन सही है तो आप स्पेलिंग सही लिखने के आपके ज्यादा चांसेस होते हैं, और वहीं आप प्रोनाउंस ही उसको गलत कर रहे हो तो स्पेलिंग कैसे आप लोग सही लिख पाओगे। तो ये सारी चीजें ध्यान रखना। अब मैं अगर ग्रामर की बात करूं, तो ग्रामर भी आपको इस बुक में मिल जाएगी पूरी। आप लोग प्रैक्टिस के लिए ऐसा कर सकते हो कि जैसे कि डेली 10 वॉइस के क्वेश्चन कर लो, एक्टिव पैसिव वॉइस के, 10 नरेशन के क्वेश्चन कर लो, कुछ एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन कर लो। इसके साथ ही इस बुक में पूरे प्रॉपर चैप्टर्स हैं, वर्ब का चैप्टर आपको मिलेगा, एडजेक्टिव का, नाउन का, वो जो रूल्स हैं वो काफी थॉरो है। अगर आप लोग पहली बार या दूसरी बार उनको पढ़ रहे हो तो हो सकता है आपको टफ लगेंगे, तो धीरे धीरे उसको पढ़ो, क्योंकि मैं 90 डेज भी मान के चलूं, लास्ट के 1 मंथ को मैं आपकी पढ़ाई में काउंट नहीं कर रही हूँ, दैट विल बी फॉर योर प्रैक्टिस एंड रिविजन। सो 3 मंथ्स में भी आप जितने भी चैप्टर्स हैं वो आराम से कवर कर सकते हो, कोई उसमें ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस आपको करना ये चीज है, लेट्स से आपने वर्ब का चैप्टर पूरा पढ़ लिया, अब आप एडजेक्टिव पर आ गए, तो आप वर्ब का चैप्टर आपने 4-5 दिन में, जितने भी दिन में खत्म करना है करा, और आप नेक्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हो,
तो इसको कंप्लीटली आइसोलेट मत करना। ये मत सोचना कि अब मैं पूरी बुक खत्म करने के बाद में इस पे जाऊंगा, ये आप लोगों को ट्रबल क्रिएट कर सकता है, क्योंकि हो सकता है आपको पूरा बुक खत्म करने में 2 महीने लगे और आप 2 महीने के बाद यानी कि 60 डेज के बाद दोबारा इस चैप्टर को पढ़ो तो आप भूल ही जाओ कि उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट रूल्स थे। इसीलिए किसी भी चैप्टर को एकदम से मत छोड़ देना, थोड़ा थोड़ा उसको पढ़ते चलना। इसके लिए एक बहुत ही सही चीज मैं आपको ये एडवाइस करूंगी कि जैसे कि हर चैप्टर के बाद में इसमें लगभग 50 से 100 क्वेश्चन उसमें दिए हैं, तो आप लोग पूरे 50 क्वेश्चन एक दिन में मत कर लेना कि आज मैंने वर्ब पढ़ लिया, मैं वर्ब के पूरे 50 क्वेश्चन कर लूंगा, क्योंकि क्या होगा कि आपको फिर सॉल्व करने का जो स्पेस है वो खत्म हो जाएगा उसमें, और ना ही क्वेश्चंस को टिक करना। टिक उनको कर लोगे तो आप उसको रिवाइज करोगे तो आपको सारे आंसर सामने दिख जाएंगे। सो इट्स बेटर कि जो टफ क्वेश्चंस हैं उनको टिक कर देना, सिर्फ उन क्वेश्चंस को ये सर्कल कर देना कि इन पे मुझे बाद में लौट के आना है। तो आप जो मैं इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये बता रही थी कि एक दिन में 50 क्वेश्चन करने से ज्यादा बेटर है कि आप डेली 10-10 क्वेश्चन करो। लेट्स से आपने वर्ब पूरा पढ़ लिया, अभी आप एडजेक्टिव पढ़ रहे हो, लेकिन फिर भी वर्ब के 10 क्वेश्चन आप कर लो। 10-10 क्वेश्चन करके आप करोगे 5 दिन में, तो आपको ज्यादा दिनों तक वो चीज, चूंकि आप उसको रोज देखोगे तो आपको ज्यादा दिनों तक ध्यान बनी रहेगी। ठीक है, इसके अलावा नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, इन सब में काफी सारे रूल्स हैं, तो आप कंप्लीटली किसी चैप्टर को छोड़ना मत, वरना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा फिर उसके रूल्स को रिकॉल करना। ओके, इसके अलावा मॉक टेस्ट में कोई अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलते हैं किसी कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड, तो वो सब आप लोग नोट करते हुए चलना। कभी कभार जो सब्जेक्टिव मूड वगैरह होते हैं उनसे क्वेश्चंस आ जाते हैं रेयरली, तो उनको भी आप एकदम से मत छोड़ देना। अगर बुक में इतने अच्छे से ना मिले तो थोड़ा बहुत नेट पे सर्च करके पढ़ लेना। ओके, देन हम रीडिंग की बात करेंगे। रीडिंग इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आपको एक दिन या 2 दिन में नहीं आएगी। अगर आप सोचो आपने एक दिन पूरा द हिंदू न्यूज़पेपर उठा के 2 घंटे पढ़ लिया और फिर अगले महीने उसको पढ़ा, तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा आपको। उससे बेटर ये है, चूंकि एसएससी की जो इंग्लिश है वो बैंकिंग लेवल या फिर कैट लेवल जितनी टफ नहीं होती है, काफी बेसिक इंग्लिश उसमें पूछी जाती है। तो आप लोग क्या करो, यदि आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपसे मॉक टेस्ट वगैरह दोगे, सेक्शनल टेस्ट दोगे, उसी में कंप्लीट हो जाएगा। पर इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है तो कोई भी चीज, भले ही वो टाइम्स ऑफ इंडिया का कोई आर्टिकल हो या कोई आपके पसंद की नॉवल हो, किसी भी चीज को आप लोग 20 मिनट्स रीड कर लो। इतनी भी सरल रीड मत करना कि वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ किंग, क्योंकि उससे कुछ फायदा नहीं होगा। थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का आप रखना। ठीक है, मैं ये भी नहीं कहूंगी कि आप द हिंदू के जो एडिटोरियल्स हैं वो पढ़ो, क्योंकि वो काफी टफ हो जाएंगे एसएससी के लेवल से हम देखें। प्रीलिम्स में तो इतना टफ आता ही नहीं है, प्लस मेंस में भी इतना हाई लेवल का नहीं पूछा जाता है। ओके, इसके अलावा 5 पैरा जंबल्स ऑन ऑल्टरनेट बेसिस। देखिए, ये चाहे आपका पैरा जंबल हो, आपका आरसी हो, क्लोज टेस्ट हो, इन सभी का जो रूट है वो है आपका रीडिंग। यदि आपकी रीडिंग अच्छी होगी, कंप्रहेंशन अच्छा होगा, आपकी समझ अच्छी होती चली जाएगी, तो ये सारे टॉपिक्स आपको अलग अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये सब आप तुरंत सॉल्व कर लोगे। प्लस कब, जब आपकी रीडिंग अच्छी होगी। तो इसीलिए जैसे मैंने बोला, मैथ्स में आपको 20 मिनट्स देने हैं कैलकुलेशन में, क्योंकि कैलकुलेशन इज द रूट ऑफ एवरी क्वेश्चन विच यू विल बी सॉल्विंग, राइट। और वहीं इंग्लिश में अगर हम रीडिंग की बात करें, स्पेशली आपको मेंस में बहुत ज्यादा काम आएगी, क्योंकि लगभग आपके 50-100 क्वेश्चन तो सिर्फ रीडिंग से ही आ जाते हैं उसमें। सो आपको 20 मिनट्स डेली कुछ ना कुछ रीड करना है। आप थोड़े दिन आपको हो सकता है ट्रबल हो, 4-5 दिन 6 दिन, बट आप धीरे धीरे करोगे तो आपकी हैबिट में आ जाएगा। फिर आपको लगेगा जिस दिन आप रीड नहीं करोगे कि ओके समथिंग इज मिसिंग इन दैट पर्टिकुलर डे। सो मेक दिस योर हैबिट। ओके, वोकैब, ग्रामर, रीडिंग, ये सब हो गया। इसके अलावा सेक्शनल टेस्ट देते रहिए, क्विजेस देते रहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लीजिए, उससे ज्यादा आपको एटलीस्ट यहाँ पर कुछ नहीं करना होगा। ओके, आगे चलते हैं। ओके, सो अब हम बात करेंगे जनरल अवेयरनेस के सेक्शन की। फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज वेरी अनप्रिडिक्टेबल इन नेचर। हमको नहीं पता कि एग्जाम में क्या आ जाएगा। सो इसीलिए मैं आपसे बोलूंगी कि इस सेक्शन पे आप इतना ज्यादा डिपेंडेंट नहीं हो सकते। दैट डज नॉट मीन कि आपको पढ़ना ही नहीं है, बट अपनी जो डिपेंडेंसी है वो इस पे हमें थोड़ी सी कम रखनी है। और यदि आपसे ये नहीं भी टैकल होता है तो एटलीस्ट आपको अपना मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग ये सब बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करके जाना है, कि एटलीस्ट आपके यहाँ पर जो 150 में से आप मैक्सिमम मार्क्स एक्यूमुलेट कर सको और जनरल अवेयरनेस पे आपकी जो डिपेंडेंसी है वो कम हो। ओके, और इसके अलावा मैं ये भी नहीं बोलूंगी कि हमें जनरल अवेयरनेस को कंप्लीटली छोड़ देना है, क्योंकि यदि आप छोड़ दोगे तो आप 200 का नहीं, सिर्फ 150 मार्क्स का ही पेपर दोगे, और 150 में से मैक्सिमम अगर आपके 150 भी आ जाते हैं तब भी आप शायद कट ऑफ ना क्लियर कर पाओ। तो इसीलिए आप लोगों को जनरल अवेयरनेस को छोड़ना नहीं है, लेकिन अपनी डिपेंडेंसीज पे कम करनी है।
अब करंट अफेयर्स जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको अगली स्लाइड में और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी। लेकिन जो आप लोगों के लास्ट 6 मंथ्स के करंट अफेयर्स हैं वो बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पेशली पिछले 2 साल से आई गेस हम लोग ये देख रहे हैं कि यहाँ से काफी सारे आपके क्वेश्चंस बन रहे हैं। और प्लस ये श्योर शॉट है, आप हो सकता है पूरा लूसेंट पढ़ लो जिसमें आपने हिस्ट्री पढ़ा, देन ज्योग्राफी पढ़ा, देन पॉलिटी पढ़ लिया, फिर बायो फिजिक्स, उसके बाद क्या आता है बायोफिजिक्स, केमिस्ट्री हो गया, स्टैटिक, कंप्यूटर, ये सब और इकोनॉमिक्स, ये सब पढ़ने के बाद भी आप नहीं कह सकते कि यहाँ से कितने क्वेश्चंस आएंगे। लेकिन करंट अफेयर्स में से आपके पिछले 2 साल से आराम से 10+ क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। दैट मीन्स 25 में से आपके 10+ क्वेश्चन हो गए। अगर आपने यही सही कर लिए देन इट इज वेरी गुड, ओके, क्योंकि फिर नॉर्मलाइजेशन में भी आपका स्कोर उसी के अकॉर्डिंग काफी बढ़ जाएगा। नाउ डोंट डू डेली करंट अफेयर्स, क्योंकि डेली यदि आप 1 घंटा रोज पढ़ोगे या 20 मिनट भी रोज पढ़ोगे तो इतना पहली बात तो आता नहीं है डीपली एसएससी में, प्लस काफी सारा हो जाएगा क्योंकि हमें और भी चीजें पढ़नी है, खासकर जिसमें हमें मैथ्स और इंग्लिश को काफी टाइम देना है। तो डेली करने की जगह आप लोग वीकली कर लो, वीकली वीडियोस देख सकते हो, पीडीएफ्स कर सकते हो, वो काफी सही है। बहुत सारी एप्स हैं, वेबसाइट्स हैं जो आप लोगों को पीडीएफ्स प्रोवाइड कराती हैं, पर मंथली भी मत करना क्योंकि मंथली बहुत ज्यादा हो जाएगा। इसीलिए आप लोग वीकली पढ़ो, 4 बार वीक में कंप्लीट करना। प्लस एक बार जब आपने लेट्स से किसी एक पर्टिकुलर दिन आपने मंडे रख लिया कि इस दिन आप पूरे हफ्ते के करंट अफेयर्स करोगे, तो मेक श्योर कि आप बाकी के दिनों में उन्हें थोड़ा थोड़ा रिवाइज करते जाओ। ऐसा मत करना कि सिर्फ मंडे को एक वीक का पढ़ा, अगले मंडे को अगले वीक का, तो पीछे आगे कहते ना आगे का पढ़ा पीछे का एकदम खाली हो गया, तो वो होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहेंगे। इसलिए डेली 5-5, 10-10 मिनट इसी पीडीएफ को जो भी आपने किसी भी वेबसाइट का लिया हो उसको रिवाइज करते रहना। नाउ डोंट मेक एक्सटेंसिव नोट्स। आप लोग करंट अफेयर्स के नोट्स बहुत सारे लोग बनाते हैं, बट ट्रस्ट मी इतना ज्यादा उसका कॉस्ट बेनिफिट रेशियो नहीं है। यदि आप मैथ्स के नोट्स बनाते हो तो समझ में आता है क्योंकि 250 नंबर का है। करंट अफेयर्स आपका मैक्सिमम 20 to 25 मार्क्स का आएगा, ऑल्दो इट इज इंपॉर्टेंट। लेकिन क्या आप 20 से 25 मार्क्स के लिए, जो पेपर आपका पूरा 700 मार्क्स का है, उसमें यदि आप 20 मार्क्स के लिए नोट्स बनाओगे, अपना टाइम वेस्ट करोगे, और यहाँ पर ये टाइम वेस्ट ही होगा, इन्वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि आप लिख रहे हो जो चीज ऑलरेडी कहीं पे लिखी है उसको दोबारा से लिखने का क्या सेंस बनता है। ठीक है, पीडीएफ में भी वही चीज लिखी है, आपको जो चीज ऑलरेडी लिखी हुई मिल रही है। ये ऐसा तो है नहीं कि आपको खुद से फिगर बनाना है कोई ज्योमेट्री का, कि आप अगर खुद से नहीं बनाओगे तो उतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। यहाँ पर आपको सिर्फ लिखी हुई चीज पढ़नी है। तो मैं आपसे अगेन बोलूंगी कि टाइम वेस्ट मत करना नोट्स बनाने में, बिकॉज आपको बाद में लगेगा कि यार इतने सारे नोट्स बनाने से अच्छा है कि यहाँ से पढ़ लेते। हाँ, कुछ चीजें हैं जैसे कोई रैंक्स हैं, रैंक्स होती हैं, कुछ इंडेक्स होते हैं इंपॉर्टेंट, इनके आप नोट्स बना सकते हो। रैंक एक जगह पे कंपाइल करके लिख लो सारी की सारी, तो आप उसको रिलेट भी कर पाओगे एक दूसरे से। लेकिन अब अवार्ड है, अपॉइंटमेंट है, इतनी सारी चीजें होती हैं, आप सबके नोट्स बनाना अफोर्ड नहीं कर सकते। ओके, नाउ फॉर अदर सब्जेक्ट्स, बाकी के जितने भी यहाँ पे मैंने ये सब सब्जेक्ट बताए थे, इनके लिए या तो आप लूसेंट ले सकते हो या फिर ये जो मनोहर पांडे सर की बुक आती है आप इसको रेफर कर सकते हो। अगेन अगर आप इन दोनों में से कोई भी बुक लेते हो तो उसके भी नोट्स मत बनाना, क्योंकि ये जो बुक्स हैं ये ऑलरेडी बहुत शॉर्ट में नोट्स बना के सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इनमें लिखे हैं। भले ही आप पूरी बुक ना पढ़ पाओ, वो एक बार फिर भी चलेगा, लेकिन उस बुक को पढ़ के फिर उसके नोट्स बना के यहाँ पर भी आप टाइम वेस्ट मत करना, क्योंकि पिछले 2 साल से इतनी अनप्रेडिक्टेबल जीके आ रही है। अब हो सकता है इट मे बी द केस कि आप ये पूरी बुक पढ़ लो और इससे सिर्फ 2 या 3 क्वेश्चन ही हैं। सो इसलिए डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन सच थिंग्स जहां से आपको इतना ज्यादा बेनिफिट ना मिले। ओके, सो यहाँ पर भी आप इसके नोट्स मत बनाना। ऑल्दो आप क्या कर सकते हो, जैसे लेट्स से कि हड़प्पन साइट्स है, कि कौन सी साइट, लोथल किस नदी के किनारे है, मोहनजोदड़ो कहाँ पर है, कौन सी चीज कहाँ से मिली, लेट्स से कि कुछ बोन्स मिली थी वो कहाँ थे, क्ले पॉट्स कहाँ पे मिले, सिटाडल कहाँ पे था, तो वो सारी चीजें आप एक पेज में, लेट्स से मोहनजोदड़ो में ये चीजें मिली हैं, ये आप अपनी दीवार पे लगा सकते हो, जब तक आपको याद ना हो जाए उसको लगे रहने दो वहां पे। तो इस तरीके की कुछ छोटी छोटी चीजें आप कर सकते हो, बट एक जो कहते हैं ना इलेबोरेट नोट्स बनाना, वो पूरे जीके के आपको करने की जरूरत नहीं है। ओके, सो आई होप कि मैंने आपको सारी चीजें क्लियरली बता दी हूँ, और अब अपन चलेंगे नेक्स्ट सब्जेक्ट के लिए। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दिस आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर सकते हो, क्योंकि वहां से आप लोगों को काफी सारी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मिल जाएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को या तो बुकमार्क कर लो अगर बुकमार्क की फैसिलिटी है, और यदि फैसिलिटी नहीं है तो फिर आप उनको शॉर्ट में नोट्स बना के रख लो। ओके, आगे चलते हैं। ओके, सो अभी मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको बताऊंगी करंट अफेयर्स के बारे में, तो यहाँ पर
ये जो इस साल का 2019 का जो पेपर जो कि 2020 में हुआ था 3 मार्च को, उसकी फर्स्ट शिफ्ट का ये जीए का एनालिसिस है। इसी तरीके से आप बाकी की शिफ्ट्स का भी खुद से कर सकते हो थोड़ा बहुत कि कहाँ पर किस तरीके के आए थे, 6th को क्या आया, 5th को क्या आया। सो ये 3 मार्च की जो फर्स्ट शिफ्ट थी ये इजीएस्ट शिफ्ट्स में से एक मानी गई थी। यहाँ पर यदि आप देखो करंट अफेयर्स के आए थे टोटल 13 क्वेश्चंस। मेरे पास इसका लिस्ट भी है, बट वो आप कहीं से भी निकाल सकते हो अगर आपको प्रीवियस ईयर पेपर मिला। तो 13 क्वेश्चंस जो आप लोगों के आए थे करंट अफेयर्स के, वो मैंने सारे नेट पे सर्च करे हैं कि कहाँ से कौन सा क्वेश्चन था। तो 13 में से 10 क्वेश्चन थे आपके जनवरी के, ठीक है, और बाकी के 3 जो क्वेश्चन थे वो आपके थे अक्टूबर और सितंबर के। सो आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हो कि सितंबर, फिर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फेब, दैट मीन्स कि 6 महीने जो है वो आपके काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ से हम ये पता लगा रहे हैं कि 6 महीने का हमें अच्छे से करना है करंट अफेयर, प्लस हमें ये भी दिख रहा है कि एक ही महीने के उन्होंने 10 करंट अफेयर्स डाल दिए। अब आप सोचो यदि किसी एक इंसान ने, किसी एक कैंडिडेट ने यदि जनवरी के ही करंट अफेयर्स अच्छे से कर लिए होते तो उसके 20 नंबर तो यहाँ से ही श्योर शॉर्ट हो जाते, ठीक है। सो इसीलिए आपको यहाँ पर जो कॉस्ट बेनिफिट रेशियो है, आप जितना मेहनत यहाँ पे करोगे उस हिसाब से आपको रिजल्ट जो है वो काफी ज्यादा मिल रहा है। इसलिए करंट अफेयर्स आप लोग बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। आई होप कि मेरा पॉइंट क्लियर है। हिस्ट्री से आए थे 3 क्वेश्चंस। जनरली देखा गया है कि लोगों को सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ने में और मिडिवल हिस्ट्री पढ़ने में मजा आता है, लेकिन यहाँ पर जो 3 में से 2 क्वेश्चंस थे वो आपके एंशियंट हिस्ट्री से थे। एक शायद कोई अजात शत्रु से रिलेटेड क्वेश्चन था और दूसरा नंदा डायनेस्टी से रिलेटेड एक क्वेश्चन था। तो इससे हमें ये भी पता चलता है कि आप एंशियंट हिस्ट्री को मत छोड़ देना ये सोच के कि ये तो बोरिंग है, इससे कुछ नहीं आएगा और सिर्फ आप फ्रीडम स्ट्रगल पढ़ रहे हो, ठीक है। क्वेश्चन वो कहीं से भी दे देते हैं। और ये जो 3 में से 2 क्वेश्चन आई गेस आपको ये लूसेंट में से मिल जाएंगे। एक क्वेश्चन कुछ गेटवे ऑफ इंडिया का था तो वो शायद ना मिले, और वो आई डोंट थिंक कि ज्यादा लोगों ने अटेम्प्ट भी करा होगा, ओके। ज्योग्राफी की बात करें, सिर्फ एक क्वेश्चन था। आप लोग पता नहीं कितनी सारी रिवर्स याद कर करके हम लोग मर जाते हैं, और सिर्फ एक क्वेश्चन आया था। तो जो लूसेंट पूरी पढ़ने के बाद भी जो रेशो है उससे क्वेश्चंस का वो काफी कम देखने को मिल रहा है। अब ये जरूरी नहीं कि इस साल भी ऐसा हो, लेकिन एटलीस्ट करंट अफेयर्स के हमको पिछले 2-3 साल में बहुत अच्छा एक वेटेज देखने को मिल रहा है। सो इसलिए यहाँ से आप लोग जरूर करना, ओके। बायोलॉजी से भी 3 क्वेश्चन थे, केमिस्ट्री से एक क्वेश्चन था, वो भी एक ऐसा था जो शायद कोई ना कर ही ना पाए, मतलब जिसने केमिस्ट्री इतनी डीप में ना पढ़ी हो, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने लूसेंट में सर्च करा था उसमें नहीं था ये। फिर फिजिक्स में एक क्वेश्चन था, बेसिक किसी डेफिनेशन पे पूछा था कूलम्स लॉ की, तो वो तो इजी था। स्टैटिक से 3 क्वेश्चन थे और तीनों ही बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस थे। एक तो ऐसा पूछा था कि किसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम दिया था, ब्रह्मगिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये किस डिस्ट्रिक्ट में है। तो डिस्ट्रिक्ट तो अरे आप कितना याद करोगे, आप याद कर सकते हो कि किस स्टेट में वो है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट तो सिर्फ जो वहां रहते होंगे वही लोग कर पाएंगे। तो इस तरीके के क्वेश्चंस के लिए कुछ नहीं किया जा सकता और आपको टेंशन भी नहीं लेनी है। सो जीए में सिर्फ करंट अफेयर्स आप बहुत अच्छे से करो, लूसेंट भी पढ़ लो, लेकिन यहाँ पर डिपेंडेंसी हमें ज्यादा नहीं दिखानी है, बट दैट डज नॉट मीन कि हमें ये छोड़ देना है, ओके। आगे बढ़ते हैं। आई थिंक वी हैव डिस्कस्ड इनफ ऑफ करंट अफेयर्स एंड जनरल अवेयरनेस, ओके। सो अब हम बात करेंगे रीजनिंग के सेक्शन की। काफी इजी आता है ये, 2-4 क्वेश्चंस ऐसे हो सकते हैं आउट ऑफ 25 जो थोड़े से आपको ट्रिकी या फिर टफ लग सकते हैं। यहाँ पर आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। यदि आप काफी कमजोर हो, ऐसा आपको महसूस होता है आफ्टर अटेम्प्टिंग 1 और 2 मॉक्स और 1 और 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, तो ही आप इसके लिए कोई बुक लेना। अदरवाइज आई डोंट थिंक इसके लिए आपको स्पेसिफिकली कोई बुक लेके और उसको सॉल्व करने की जरूरत है, क्योंकि आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं स्पेशली 2017, 18 और 19 के, वो इसमें सफिशियंट होंगे। इसके अलावा मॉक टेस्ट जो हैं वो भी काफी आपके सफिशियंट हो जाएंगे इसमें। फिर भी अगर आपको लगता है कि आपको बुक चाहिए तो या तो किरण पब्लिकेशन की, अरिहंत पब्लिकेशन की यहाँ पे, या फिर RS अग्रवाल की, ये कुछ 2-4 बुक्स आती हैं। आप इसमें से जो भी आपको ठीक लगे, ऑल्दो आई हैव नॉट सीन दोस बुक्स पर्सनली, सो मैं नहीं बता सकती, लेकिन ये सारी बुक्स को ठीक माना जाता है, सो यू कैन गो फॉर देम, ओके। नाउ मेक शॉर्ट नोट्स ऑफ न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चंस। जब आप मॉक टेस्ट दोगे या आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करोगे तो आपको लगेगा कि कुछ 2-4 क्वेश्चंस ऐसे हर सेट में हैं जो थोड़े से नए टाइप के हैं, या तो वो जो सीरीज का फॉर्मुलेशन है वो थोड़ा नया टाइप का है, तो वो वाले क्वेश्चंस आप अपने नोट्स में रख सकते हो।
नोट्स इतने बड़े मत बना लेना कि आपको उनको रिवाइज करने के लिए टाइम ना मिले, क्योंकि जब आपका प्रीलिम्स का पेपर होगा ना, उसके 4-5 दिन पहले मैं बता सकती हूँ आप लोग क्या करोगे। आप लोग या तो मैथ्स के फॉर्मूले रिवाइज करोगे, या फिर जो इंग्लिश के जितने भी आपने इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है एडजेक्टिव के, एडवर्ब के, वो सब रिवाइज करोगे, वोकैब रिवाइज करोगे, जीए रिवाइज करोगे। रीजनिंग के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता। तो सिर्फ वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों को लिखने हैं जो या तो नए टाइप के हैं या फिर आपको टफ लग रहे हैं। सारे क्वेश्चंस मत लिखना। लर्न फ्यू कॉन्सेप्ट्स, जैसे कि काउंटिंग ऑफ फिगर्स का जो कॉन्सेप्ट है ये आपको आना चाहिए, क्योंकि हर शिफ्ट में एक ना एक क्वेश्चन यहाँ से आता है। अगर बहुत टफ है तो ऑब्वियसली उसको छोड़ने में ही भलाई है, क्योंकि अगर आपका आ रहा है 27 और वहां है 28, तो आपका 2+2 मिलने की जगह -0.5 हो जाएगा, तो उसमें कोई समझदारी नहीं है। लेकिन फिर भी इनके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आप सीख लेना। फिर वो जो डाई का कॉन्सेप्ट होता है कि उसमें यहाँ से 2 आना चाहिए, 4 आना चाहिए, वो भी आप सीख लेना। देन कैलेंडर और क्लॉक है। कैलेंडर क्लॉक से क्वेश्चंस देखने को नहीं मिलते, बट यू नेवर नो। इसके अलावा सेट और सबसेट के क्वेश्चन, इस साल जो 6 मार्च का एक शिफ्ट था, आई थिंक शिफ्ट जो 3rd था, उसमें एक क्वेश्चन था सेट और सबसेट से। सो वो थोड़ा नए टाइप का मुझे लगा, वो आप लोग एक बार देख लेना। 6 मार्च के 3rd शिफ्ट में आपको मिल जाएगा। उस क्वेश्चन को एक बार सॉल्व जरूर करना, ठीक है, कि वो कैसे करते हैं, और उसका बेसिक कॉन्सेप्ट आप सीख लेना। देन ट्राई टू स्कोर 40+ इन दिस सेक्शन। अब देखिए, अगर आप लोगों को लगभग 170-180 स्कोर करना है, तो इस सेक्शन में 40+ लाना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बिना नहीं हो पाएगा, क्योंकि जीके का आप लोग फाइनल काउंट नहीं कर सकते कि कितना आएगा। मैथ्स और इंग्लिश आप पूरी भी करोगे तब भी 100 ही मार्क्स वहां से मिल रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पे आपको 40+ लाना बहुत ज्यादा जरूरी है, और इसके लिए आप लोग प्रैक्टिस जरूर करो, ठीक है। ये मत करना कि इसको कंप्लीटली निग्लेक्ट कर दिया। प्रैक्टिस रहेगी तो आपकी स्पीड वहां पे बनेगी। अगर आप इन क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व कर पाओगे तभी आपको मैथ्स के लिए सफिशिएंट टाइम मिल पाएगा। ओके, सो डोंट टेक दिस सेक्शन वेरी लाइटली, जस्ट डिवोट सम टाइम ऑफ योर डे, और ऑल्टरनेट डेज पे आप इसको जरूर पढ़ो एंड ट्राई टू स्कोर। वही मैंने लिखा है कि 170+ अगर आपको चाहिए, तो चारों ही सेक्शन को आपको इक्वल टाइम, इफ नॉट इक्वल देन उनके अकॉर्डिंग इक्वल कितना होना चाहिए, वो आपको टाइम जरूर देना है। ओके, अब यहाँ पे हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। सो ये सब तो अभी हमने चारों सेक्शन की बातें डिस्कस कर ली। देन अटेम्प्ट 3 मॉक्स इन अ वीक स्टार्टिंग फ्रॉम February। आप देखो, कितना भी पढ़ लो, कितने फॉर्मूले कर लो, कितने भी आप नोट्स बना लो, कितनी कोचिंग्स अटेंड कर लो, लेकिन इवेंचुअली करना क्या है, 60 मिनट में 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और जब तक आप लोग इस चीज को रियल लाइफ में नहीं करोगे, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आप एग्जाम में कर पाओगे, ठीक है। सिर्फ मैथ्स के क्वेश्चन टाइमर से लगाने से तो नहीं होगा, या सिर्फ इंग्लिश के जो नीतू सिंह मैम की बुक के पीछे क्वेश्चन है उनको करने से नहीं होगा। जब तक एक रियल टाइम में एक क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट नहीं करोगे, तब तक वो एक्सपीरियंस आपको नहीं मिल पाएगा। इसलिए मॉक टेस्ट की जो इंपॉर्टेंस है वो बहुत ज्यादा है। सो आप लोग ध्यान रखना कि मॉक्स आप लोग जरूर दो। ये मत सोचना कि कोर्स कंप्लीट होगा तो फाइनल जो आखिरी महीना है उसमें देंगे, तब तक काफी लेट हो चुका होगा। एटलीस्ट 3 मॉक्स ज्यादा दे सकते हैं। अगर आप पहले से तैयारी कर रहे हैं, आपकी जितनी भी चीजें हैं, मैथ्स आपका कंप्लीट है, इंग्लिश कंप्लीट है, तो आपको डेली मॉक देना चाहिए। लेकिन अगर नहीं है तो 3 मॉक्स एक दिन छोड़ के आप लोग मॉक दो, ठीक है। प्लस उनको एनालाइज अच्छे से करो, जितने भी, अब ये बताने की आई डोंट थिंक की जरूरत है कि उन्हें एनालाइज करना है। एनालाइज नहीं करोगे तो गलतियां कैसे पता चलेंगी। यदि उसमें बुक मार्क की फैसिलिटी है तो क्वेश्चंस को बुक मार्क करो, और जब आपका आखिरी महीना बचेगा एग्जाम का, तो उन सारे बुक मार्क क्वेश्चंस को कोशिश करना कि वो खत्म हो जाए, यानी कि वो आपके कंप्लीट कर चुके हो। खत्म हो जाए नहीं, ऐसे ही हटा दिया उनको। ओके, नाउ इन द लास्ट मंथ इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉक्स। सो ऑब्वियसली अभी कम दो, जब आपका कोर्स कंप्लीशन की तरफ जाने लगे तब आप ज्यादा दो। इसके अलावा कोई भी जो लाइव मॉक होते हैं, जो फ्री मॉक्स कराती हैं वेबसाइट्स, उनको मिस मत करना। जैसे कि एसएससी ट्यूब कराती है, या और भी जो वेबसाइट्स हैं, वो अगर फ्री मॉक कोई भी कराती है तो आप उनको जरूर अटेम्प्ट करो। वहां पे आपको अपनी जो ऑल इंडिया रैंक है वो भी मिल जाती है, प्लस आपकी प्रिपरेशन बाकी के लोगों के संदर्भ में कैसी चल रही है वो आपको पता चलेगी। यहाँ पे ऐसा तो नहीं है कि मुझे सिर्फ खुद से बेहतर करना है, क्योंकि आपको दूसरों से भी बेहतर करना है, तभी आप सिलेक्ट होगे। नाउ फोकस मोर ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। सो आई कैन नॉट स्ट्रेस इनफ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स इंपॉर्टेंट है, स्पेशली आपके मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, इनफैक्ट सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। जीए में ऑब्वियसली क्वेश्चंस रिपीट नहीं होंगे, लेकिन फिर भी इन पे आप लोग ज्यादा से ज्यादा फोकस करो। बाय द एंड ऑफ ईयर 3 और 4 मंथ, जब आप इस साल का पेपर देने जाओ सीजीएल 2020, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि सीजीएल 2018 का कोई क्वेश्चन सेम कॉन्सेप्ट पे आपको पूछ लिया लेकिन आप नहीं कर पाए। ओके, नाउ रिविजन इज द की। सो स्पेयर 1 day इन अ वीक
जस्ट फॉर रिविजन। रिविजन ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप एक तरफ कोई अरिथमेटिक का टॉपिक कर रहे होगे, फिर आप लोग एडवांस का कोई टॉपिक कर रहे हो, इंग्लिश भी पढ़ रहे हो, रीजनिंग पढ़ रहे हो, देन आप जीए कर रहे हो। अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो ये सारी चीजें आप भूलते जाओगे, आगे आगे का पढ़ोगे और पीछे का भूल जाओगे। सो एक दिन आपको हफ्ते में सिर्फ रिवीजन के लिए देना है, जिसमें आपने जितनी भी चीजें उस हफ्ते में पढ़ी है वो आपको रिवाइज करनी है, प्लस अगले हफ्ते की आपको प्लानिंग करनी है कि इस हफ्ते मुझे ये चीजें पढ़नी है। अगर आप लोग एक बिल्कुल प्लानिंग का वीडियो कि इस हफ्ते किस तरीके से करना है, वो कोई 4 मंथ प्लानिंग अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू मेक द बेस्ट विच आई कैन। नाउ डोंट बाय मेनी बुक्स। ज्यादा बुक्स खरीदोगे, होता सब में वही है, प्रॉफिट लॉस में जितने क्वेश्चंस हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, वो तो वही रहेंगे ना। अगर आप एक बुक से पढ़ो चाहे दूसरी से पढ़ो, होती सब में सेम ही चीजें हैं। हो सकता है एक दो क्वेश्चंस आगे पीछे हो, तो ज्यादा बुक्स लेने की जरूरत नहीं है, और ना ही आपको ज्यादा टीचर्स को फॉलो करना है, क्योंकि इवेंचुअली पढ़ाएंगे तो सभी वही चीज। आपको जिस टीचर से अच्छा समझ आए, कोई एक या दो टीचर्स आप अपने रखो और उन्हीं से ही पढ़ो। ओके, डोंट गो फॉर एन नंबर ऑफ टीचर्स। Now consistency is very important for competitive exams. Obviously we all are human beings, we are not machines. कभी कभार हम लोग डाउन फील करते हैं, बट दैट डज नॉट मीन कि आप पूरे एक हफ्ते की छुट्टी ले लो अपनी तैयारी से, क्योंकि एक हफ्ते की छुट्टी से क्या होगा, आपने पिछले एक महीने में जो पढ़ा है ना, उसका पूरा आपका रिदम खराब हो जाएगा। सो आप एक आध दिन का ब्रेक ले सकते हो इन बिटवीन योर प्रिपरेशन, बट सिंस वी आर जस्ट हैविंग 4 months, so try to limit those vacation, try to limit those holidays which you are taking for yourself. कम से कम ब्रेक लीजिए। ऑब्वियसली दोज आर इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन बींग्स, बट कोशिश करिए कि आप लोग कंसिस्टेंट रहो अपनी तैयारी में। अगर आप डेली 5 आवर्स भी पढ़ते हो तो वो ज्यादा इफेक्टिव रहेगा, बल्कि आप एक दिन 10 आवर्स पढ़ रहे हो और दूसरे दिन कुछ भी नहीं पढ़ रहे हो। सो रोज 5 आवर्स पढ़ना वुड बी मोर इफेक्टिव। ओके, नाउ बी पेशेंट एंड कीप योर मोटिवेशन हाई। सी एसएससी सीजीएल या एसएससी का कोई भी एग्जाम, वो बहुत ज्यादा पेशेंस रिक्वायर्ड है वहां पर, बिकॉज 1-1.5 साल आपकी प्रिपरेशन का हो गया, प्लस 2-3 साल वहां पे एग्जाम कंडक्ट कराने में, फाइनल ज्वाइनिंग में आता है, तो एटलीस्ट 3 to 4 years ऑफ योर यूथ यू आर गिविंग टू एन एग्जाम। सो यहाँ पर यदि आप पेशेंस खो जाओगे कहीं ना कहीं, तो आपके बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि जितना टाइम आपने पहले लगा दिया वो भी खराब हो जाएगा। सो ट्राई टू बी पेशेंट एंड कीप योर मोटिवेशन हाई, बिकॉज नो वन एल्स कैन डू दैट फॉर यू। आप थोड़े बहुत मोटिवेशन वीडियोस देख सकते हो, लेकिन इवेंचुअली हमें अपना मोटिवेशन खुद ही हाई रखना है, बिकॉज हम सभी लोगों के अलग अलग रीजंस हैं जिस वजह से हम इस एग्जाम को दे रहे हैं। ओके, so be very patient, keep your motivation high, keep consistent, be consistent in your exams, and definitely you will sail through it. Okay, तो इस वीडियो के लिए इतना ही था, एंड आई रियली होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, बिकॉज योर अप्रिसिएशन मीन्स अ लॉट। इसके अलावा यदि आप चाहते हो कि मैं किसी और टॉपिक पे एसएससी सीजीएल से रिलेटेड कोई वीडियो बनाऊं, तो प्लीज आप नीचे कमेंट करके बताइए कि वो टॉपिक क्या होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दिस, आप ऑलिव बोर्ड के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। टिल दैट टाइम, स्टे हैप्पी, प्रैक्टिस हार्ड, एंड ऑल द वेरी बेस्ट। बाय।